चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। और चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। हिंदी में कहते हैं इसको, हाँ, बीमा दावे। देखो बीमा वर्ड कहाँ से आया मालूम है? बीमार से। अब जो हमें समझ में आया हमने बोल दिया। एक्चुअली हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आया। तो जो बीमार हैं वो लोग अपना बीमा करवाते हैं। चलो, होता क्या है कि हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम अपने ऊपर क्यों ले। हम एक मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं। वो रात को शटर बंद किया, लॉक किया और कार में बैठा और घर की ओर निकल गया अपनी फैक्ट्री का ताला लगा करके। गाने सुन रहा था, किशोर कुमार के पुराने पुराने। अब गाना तो नहीं गाएंगे लेकिन सुन रहा था अच्छे अच्छे गाने। और उधर फ्लैशबैक में उसकी फैक्ट्री में कहीं स्पार्क हो रहा था। इधर वो गाना सुन रहा है, उधर फैक्ट्री में स्पार्क हो रहा है। अचानक आग पकड़ी, इधर ही गुनगुनाता हुआ जा रहा है और उधर स्वाहा हो रहा है। तब तक कॉल आती है, दौड़ता हुआ पहुंचता है, देखता है पूरी बिल्डिंग को आग लग चुकी है। तो अगर तुम लोगों ने पिक्चरें देखी होंगी तो पुराने मूवीज में वहीदा रहमान और इस तरह की हीरोइंस रहती थी। और जब आग लगी रहती थी तो कहती थी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे कहाँ जाओ, छोड़ भी देंगे, कहाँ कूद कर जाओ। फालतू में सब पकड़े रहते थे। देखते थे कि नहीं? अब फालतू में पकड़े हुए, अरे वो पानी लेने जा रही है, पानी भी नहीं लेने जाने दे रहे कि दो बोतल या दो बाल्टी फेंक सके। और वो चिल्लाती थी दोनों हाथ में कान रख करके, हाथ रख करके दोनों कान पे ऐसे रखती थी। देखा है नहीं देखा है? यस। पुरानी मूवीज में जब भी कोई हीरोइन चिल्लाती थी तो पहले वो कान कान पे दोनों हाथ रख देती थी ताकि हम बहरे ना हो, सामने वाला बहरा हो जाए। और उसके बाद जिया जोर से चिल्लाती थी नहीं। तो अपने आप को बहरा करने से बचाना। तो वो बंदा गया, पानी नहीं डाला। क्या हो सकता है? लॉस तो कभी भी हो सकता है। जब भी लॉस होगा बता करके नहीं होगा। जब भी लॉस होगा बता करके नहीं होगा। जैसे आज इसी का ही हो गया 1 घंटे का लॉस। जब भी लॉस होगा बता करके नहीं होगा। मानते हो इसको? अर्थक्वेक आता है, बाढ़ आती है, अकाल आता है। हाँ है ना, सूखा वगैरह ड्रॉट वगैरह पड़ता ही है। नेचुरल कैलेमिटीज है, या फिर आग लग जाना। इससे हमें हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना? हम उस नुकसान से बचना चाहते हैं। तो क्या कोई है जो हमें उस नुकसान से बचा सकता है? वो है इंश्योरेंस कंपनी। कौन है? यानी लॉस से बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आपने नाम सुना होगा कि 2 तरह की इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। अगर मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, मैंने अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया तो अब मैं कभी नहीं मरूंगा, ये तो पक्की बात है ना? अच्छा, मतलब तो लोग मारने पर भी तुल गए हो, मरेंगे सर। चाहिए, सत्य है, ठीक है। तो अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस करवा ले रहा है तो ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो मरेगा नहीं। मरना तो है, लेकिन हाँ, जब वो जाता है तो उसके पीछे उसकी फैमिली होती है। एटलीस्ट उस फैमिली को सहारा चाहिए, किसका? वो कहां से मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा।
ये तो पक्की बात है। हाँ या ना? लाइफ इंश्योरेंस हम लोग पॉलिसी लेते हैं, क्या लेते हैं? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अगर हम किसी से कहें कि पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए, क्या तुम्हें मालूम है? तो नॉर्मली कहते हैं मैंने 25 लाख की ले ली है, 50 लाख की ले ली, 1 करोड़ की ले ली, 4 करोड़ की ले ली, 50 करोड़ की ले ली। बट एक्चुअली दे डोंट नो व्हाट द अमाउंट दे शुड ट्राई टू गो विद LIC। पॉलिसी कितने अमाउंट की हो, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक। अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, अगर अच्छा कोई बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ इंश्योरेंस लेने जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा? अरे बोलो ना। यहां पर लॉस बाय फायर है। अरे बोलो। लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज है। लॉस बाय थेफ्ट है। मैरिन इंश्योरेंस होता है, समुद्री जो जहाजें चलती हैं, ये सब यहां होता है। अब बताओ तुम्हें अगर जिंदगी को इंश्योर करवाना हो तो कहाँ जाओगे? और अगर मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो कहाँ जाओगे? लाइफ इंश्योरेंस में नहीं जाओगे। मेडिकल इंश्योरेंस भी यही होगा और हेल्थ इंश्योरेंस भी यही होगा। बात समझ में आई? ये नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस है तो यहीं पर चले जाएंगे। हाँ, केवल जीने और जीने का नहीं, मरने का ही होता है। ठीक है ना? और ये बिजनेस जो है ना, डर पर बेस्ड होता है। डरा डरा कर कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? लोगों को डराओ और बिजनेस कमाओ। मर जाओगे एक दिन। घर वालों को अब तो कोई आता है मेरे घर में एजेंट, वो सीधे यही बोलता है, अरे एक दिन चले जाओगे, बताओ कोई दूसरा बोले तो लोग तो हाथ पैर तोड़ दे। लेकिन वो बोल करके जाता है और इंश्योरेंस का पैसा भी लेकर जाता है। तो बड़ा ही डिफरेंट है। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, बेसिकली जो इंश्योरेंस वर्ड होता है ना, ये कोई आदमी किसी का इंश्योरेंस नहीं कर सकता। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो यह है कि अगर मैंने अपना इंश्योरेंस लाइफ का करवा लिया तो मेरी अब लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस वर्ड। होना क्या चाहिए था? एश्योरेंस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एश्योरेंस। आपको नहीं, आपके घर वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को एश्योरेंस देते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये इंश्योरेंस इंश्योरेंस चला तो आज लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस ये चलता है। इसको हम लोग जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अब बताओ, मिस्टर एक्स जो बिजनेस कर रहा है, क्या उसका बिजनेस हमेशा एज सच रहेगा, या कभी आग नहीं लगेगी, बाढ़ नहीं आएगी, भूकंप नहीं आएगा? वो एकदम 100% श्योर है कुछ होना नहीं है उसके साथ? हाँ, हो सकता है। तो उस कंटिजेंसी से बचने के लिए वो क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवाता है। क्या करवाता है? मान लो उसके गोडाउन में 50 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, तो वो इसका इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा, कि इनकेस अगर कोई आग वगैरह लग जाए तो हम इसका पैसा तो रिकवर कर सकें? अच्छा, एक बात बताओ, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो फ्री में बैठी है कि आओ आओ हम तुम्हारा इंश्योरेंस करते हैं, हम रिस्क लेने को तैयार हैं तुम्हारे बिजनेस का फोकट में? अरे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी आदमी किसी का रिस्क ले रहा है तो रिस्क के बदले रिटर्न भी तो लेगा। हाँ है ना? और कितना रिस्की बिजनेस है इंश्योरेंस का। रिस्की बिजनेस है। किसी के यहाँ आग लग जाए उसका भरपाई हम करेंगे, बताओ। इंश्योरेंस कंपनी कहती है तुम्हारे यहाँ आग लगेगी ना, पैसा हमसे ले लेना। तो उसके बदले कुछ मांगेगी भी तो। क्या मांगेगी? प्रीमियम। ये जिसको हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। पक्का?
कितना होगा, जरा 2 मिनट हमको तुम लोग सोच कर बताओ। 50 लाख का स्टॉक हमको इंश्योरेंस करवाना है। इन केस ऑफ एनी लॉस द इंश्योरेंस कंपनी शैल इंडेमनिफाई मी और कंपनसेट मी विद ₹50 lakhs। नाउ व्हाट द प्रीमियम दे विल आस्क टू पे। वो कितना इंश्योरेंस हमसे मांगेंगे? लगभग बताओ ना, 1 साल का इंश्योरेंस होगा, चलो कितना पैसा मांगेंगे वो हमसे? नहीं, 50 लाख रुपए का स्टॉक रहता है हमारे पास। हाँ बताओ भाई, कितना इंश्योरेंस मांगेंगे? हाँ, कितना गलत जवाब है? कितना है? प्रीमियम शायद 10% के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। ये इनकम टैक्स पढ़कर यहाँ पर बात। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना, जाहिर सी बात है आग लगने की चांसेस बहुत कम होती हैं। कि अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने आज तक अपने मोहल्ले में कितने घरों में आग लगती है देखी है? नहीं देखी। इतने बड़े हो गए। और अगर देखो, 100 मान लो 100 जगहों पर आग लगी एक शहर में, तुम लोग यहाँ से घर से यहाँ आते हो, कितनी बार तुम लोग को वो डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट वाली गाड़ियां मिलती हैं? बहुत रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में। सोचो आग लगी, और वो आग तुरंत बुझ भी सकती है। आग लगी, नुकसान नहीं भी हो सकता है। आग लगी, फायर डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ सकता है। आग लगी, वो भी घर में भी लग सकती है जिसका इंश्योरेंस ना हो। आग लगी, ऐसी जगह लगी जिसका इंश्योरेंस ना हो, बिजनेस में ही लगी, हमने इंश्योरेंस ना करवाया हो। मेरी बात समझना। तो आज तक तुम लोगों ने तो पूरे मोहल्ले में कभी देखा नहीं होगा आग लगते हुए। पहली चीज, नॉर्मल मैं बात करूं तो बहुत रेयर केस में किसी ने देखा होगा। और अगर देखा भी हो तो छोटी मोटी आग देखी होगी। हाँ या ना? और जरूरी नहीं वो बिजनेस में ही लगी हो, है कि नहीं? तो मतलब बहुत रेयर केस होता है ये। अगर 1,000 जगहों पर आग लगी तो शायद 1, 2, 3, 4, 5 लोग ही इंश्योर्ड होते हैं, और वो भी बिजनेस वाले होते हैं। क्लियर हुआ? तो इंश्योरेंस कंपनी को भी मालूम है हमारा नुकसान बहुत कम होना है, हमारा नुकसान ना के बराबर होना है। तो ये लोग अपना 10,000 रुपए लेंगे आपसे। कितना लेंगे? और 50 लाख का इंश्योरेंस करेंगे। कितना लेंगे? और ये 10,000 रुपए जो लेते हैं ना प्रीमियम का, ये 1 साल के लिए इफेक्टिव होता है नॉर्मली। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इफेक्टिव होता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मान लो आपने 15 अप्रैल 2022 को इंश्योरेंस करवाया, तो ये 14 अप्रैल 2023 तक इफेक्टेड रहेगा। इन केस ऑफ एनी लॉस ड्यू टू फायर ड्यूरिंग दिस पीरियड, द इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द कंपनसेशन ऑफ योर लॉस, जिसको हम कहते हैं इंडेमनिफाई करना। वो आपको लॉस को पूरा करेगी। ये 1 साल का इफेक्टिव पीरियड होता है, 10,000 रुपए। और कितना नुकसान आपका बर्दाश्त करेगा? 50 लाख रुपए का। यानी अगर आग लग गई उस स्टॉक में, तो 10,000 लेकर आपको कितना देगा? तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा किस में जाएंगी? घाटे में या फायदे में? फायदे में। देखो ना कैसे। हाँ, मान लो 1,000 लोगों ने करवाया, सुनो मेरी बात, और 10-10 हजार रुपए दिए। कितना रुपया बन गया 1 साल में? 1 करोड़ या 10 करोड़? चलो मान लेते हैं 1 करोड़ का है कि भाड़ में जाए। और आग एक ही जगह लगी, कितना देना पड़ा इंश्योरेंस कंपनी को? 50 लाख। कितना देना पड़ा? 50 लाख। मेरी बात समझ में आई? तभी तो कंपनी फायदे में रही। देखो नुकसान नहीं। अभी हम लोग देखेंगे, इसका प्रोसीजर देखेंगे, चिंता करने वाले। पहले तो कहानी समझ में आनी चाहिए कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। अच्छा, यानी मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे बिजनेस में मैं क्यों अपने ऊपर ले रहा हूं? एक मिस्टर एक्स है। गलत नहीं बोलना चाहिए। एक मिस्टर एक्स है, उसके बिजनेस में आग लगी। ठीक है, हमेशा आदत है ना खुद को। यहाँ तुम लोगों को। देखो, तो एक बिजनेसमैन है, उसके यहाँ आग लग गई, तो उसने अपना इंश्योरेंस हो सकता है कराया हो सकता है ना कराया। तो उस नुकसान से भरपाई के लिए वो इंश्योरेंस करवाता है। और इंश्योरेंस कंपनी अगर उसने इंश्योरेंस करवाया है तो लॉस का कैलकुलेशन करती है। ऐसा नहीं आपने बोल दिया 40 लाख का नुकसान तो इंश्योरेंस कंपनी जेब से निकाल करके आपको दे देगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी विल कैलकुलेट। और एक बात बताओ,
आपके यहाँ आग लगी, भगवान न करे, फिर मिस्टर एक्स के यहाँ आग लगी, और एक बात बताओ, नुकसान हुआ स्टॉक, तो मिस्टर एक्स क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कंपनसेशन मिले। और कंपनी क्या चाहेगी, कम से कम कंपनसेशन देना, वो मील में निकालेंगे, हाँ या ना। अब दोनों लोग लड़ाई करेंगे, ना तो मिस्टर एक्स को इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा है, ना इंश्योरेंस कंपनी को मिस्टर एक्स के अमाउंट पर भरोसा है। मिस्टर एक्स कहता है 50 लाख का नुकसान हुआ, मिस्टर कंपनी कहती है 10 लाख का नुकसान हुआ। अब दोनों में लड़ाई होगी, तो भैया लड़ाई ना करो, हम एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वैल्यूअर, यानी जिसको हम कहते हैं सर्वेयर, उसको अपॉइंट कर देते हैं। यानी इंश्योरेंस कंपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसको हम लोग सर्वेयर करते हैं, इंश्योरेंस सर्वेयर, वो अपॉइंट हो जाता है। वो जाता है मिस्टर एक्स की शॉप पर, कहा जाता है, मिस्टर एक्स की फैक्ट्री में जाता है, और उससे डिफरेंट डिफरेंट पोज में फोटो लेता है कि नहीं, वहां खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए, इधर करें, और वो फोटो अपना देता है, फोटो शूट होने लगते हैं, ठीक है ना। वो एक तरह से एविडेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, एविडेंसेस होते हैं। उसके बहुत ज्यादा कायदे कानून है, सिस्टम बना हुआ है, बहुत मजेदार है। अब उतना चीज तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अच्छी चीज है वो। तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को कैलकुलेट करती है, इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी बन करके। ना तो वो मिस्टर एक्स का फेवर लेगी, ना तो इंश्योरेंस कंपनी का फेवर लेगी, वो इंडिपेंडेंट है। और वो अपना फाइनल रिपोर्ट दे देगी इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी उसी के हिसाब से अपना कंपनसेशन देती है। अब बात समझ में आई, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, बिजनेस में आग लग गई, चलो, एक होता है ना भूकंप आते हैं, एक बार अगर भूकंप आया तेजी से, अच्छा एक बार हम पढ़ा रहे थे क्लास में, तुम लोग को याद होगा, अर्थक्वेक आया था, तो हम क्लास में थे, ऐसे चाय पी रहे थे, एक पैर मेरा जो स्टेज होता है उस पर टच था, लकड़ी का था, वुडन का। तो हम चाय पी रहे थे, बच्चे सारे बैठे थे सामने, तो अचानक थोड़ा हिला, पैरों में थोड़ा लगा कि कुछ अर्थक्वेक टाइप का है। तो मैंने चाय पे, भूकंप आया है, तो सबने सोचा मजाक कर रहे हैं, आदत तो है ही मजाक करने की, सबने सोचा मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा भागो, भूकंप आया। कोई नहीं उठा, सब बैठे थे, मैं समझ गया ये लोग मजाक समझ रहे हैं, और मेरे बोलने पर हम मानने वाले हैं नहीं। मैंने वो चाय का कप जमीन पर पटका और फेंका, मैंने कहा भागो, अर्थक्वेक आया है। तब सबको बिलीव हुआ, हाँ सर हम शायद सही बोल रहे हैं, और भागे। एक बच्चा था, जब हम लोग बाहर चले गए तो सारे दुकानदार भी बाहर आ गए थे, शॉपकीपर्स। तो बगल में एक आदमी खड़ा था, वो कह रहा था भगवान की दया से बच गए, बाल बाल बच गए। मैंने कहा बचे नहीं हो, ऊपर तुम्हारे ट्रांसफार्मर है, वहां से पहले हटो, नहीं तो दूसरी मौत के नीचे खड़े हो। वहां ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा हो गया, कह रहा बाल बाल बच गए, ठीक से हो गए। तो देखो ना, उसके बाद भी एक दो दिन तक कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट रहे, बीच बीच में भूकंप हल्के फुल्के आते रहे, आ रहे थे ना। वही चीज यहां पर भी है, लॉस हो जाता है, आग लग जाती है, आग लग गई, बिजनेस खराब हो गया। अब हमें उस बिजनेस को दोबारा स्टार्ट करना है, नहीं करना है, कंपनसेशन मिलेगा, स्टॉक का मिलेगा, किसका मिलेगा, यानी ये मान लो गोडाउन है, यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, यहाँ मशीन रखी हुई है, यहाँ पर टेबल रखी हुई है जहां पर अकाउंट्स मेंटेन होता है, ठीक है ना, ऑफिस। अब आग लगी यहाँ पे, और आग लगते 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 ये पूरा लग गया। अब आपको मालूम है कि मशीन का इंश्योरेंस नहीं है, उसको नहीं लगना है, वो बगल में से खिसक करके आग जाएगी, दूसरे स्टॉक को पकड़ेगी, क्योंकि उसका इंश्योरेंस हुआ है, इस स्टॉक को पकड़ेगी। और वो आग अकाउंट ऑफिस को भी टच नहीं करेगी, और किसको नहीं टच करेगी, अरे इंसान हो तुम लोग, आदमी हो क्या हो, मतलब दिमाग है। आग लगेगी तुमसे पूछ कर थोड़ी लगेगी कहाँ कहाँ पकड़े और कहाँ छोड़े, तो लगेगी पूरी बिल्डिंग पर लगेगी। अरे हम अकाउंट ऑफिस पे नहीं लगेगी अरे। अरे तो आग में लगने की बात कर रहा हूं, तो कौन है सर हर जगह लगेगी, है कि नहीं। आपको मालूम है कि स्टॉक का इंश्योरेंस हो तो केवल स्टॉक को चलाओ, बाकी चीजें छोड़ दो, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो आग जो है इसको भी नुकसान करेगी, इसको भी नुकसान करेगी, बिल्डिंग का भी नुकसान होगा। ओहो,
यानी लॉस ऑफ स्टॉक तो हुआ ही हुआ है आग से, प्लस लॉस ऑफ मशीन भी तो हो गया। अरे हाँ, प्लस लॉस ऑफ बिल्डिंग भी तो हो गया, नहीं हुआ? अरे अकाउंट भी तो जल करके डिस्ट्रॉय हो गए होंगे ना, बुक्स भी तो जल करके नुकसान हो गए होंगे ना। अकाउंट बुक भी का तो नुकसान हुआ होगा, ऐसा थोड़ी है कि अकाउंट बुक नहीं हुई होगी नुकसान, सब नुकसान हो जल गया होगा। अकाउंट्स बुक भी गया, मशीन्स भी खत्म, बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय डैमेज हुई होगी, स्टॉक तो गया ही गया। हाँ या ना? तो आग लगने से केवल स्टॉक का नुकसान नहीं होता। तो जो हम इंश्योरेंस करवाए हैं लॉस ऑफ स्टॉक का, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको और क्या क्या पेमेंट करेगी बताओ? है? हाँ, अगर हमने केवल इंश्योरेंस कंपनी से स्टॉक के नुकसान का कंपनसेशन चाहिए, उसी का पॉलिसी लिया है, तो हमें केवल स्टॉक की कंपनसेशन ही मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं हमको मशीन का भी पैसा मिल जाए, फर्नीचर भी जल गया उसका भी पैसा मिल जाए, बिल्डिंग का भी मिल जाए, ना 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 ना, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपको उसी चीज का कंपनसेशन मिलेगा जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है। तो सर इसका मतलब आपका ये है मशीन का अलग से इंश्योरेंस करवाना पड़ता है? हाँ। क्या बिल्डिंग का अलग से इंश्योरेंस करवाना पड़ता है? हाँ। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो हमें उसी चीज का कंपनसेशन मिलेगा जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया था। अच्छा, मान लो हम जो आग लगी है मिस्टर एक्स के यहाँ, वो लगी है 20 अगस्त, 20 अगस्त 22, ठीक है? 20 अगस्त को आग लगी। और ढंग से समझना मेरी बात, उसने जो स्टॉक इंश्योरेंस करवाया था वो 50 लाख का करवाया था। कितना करवाया था? और उसके पास स्टॉक जो पड़ा हुआ था 20 अगस्त 2022 को, वो 40 लाख का था। तो उसको कंपनसेशन कितना मिलेगा? 40 लाख। कितना मिलेगा कंपनसेशन? 40 लाख। कितना मिलेगा बोलो ना? अगर उसके पास स्टॉक था आग वाले दिन 40 लाख का, और उसने स्टॉक का इंश्योरेंस 50 लाख का करवाया था, कितना मिलेगा? अगर उसने 60 लाख का स्टॉक रखा हुआ था और इंश्योरेंस करवाया था 50 लाख का, कितना मिल जाएगा? अब आते हैं, कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है? अब यहां पर एक नई समस्या क्रिएट होती है। चले, ये एक नया चीज समझ में आया। दूसरा, इस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में अपने आप समझ में आएगा, चिंता मत करना। अब जो 20 अगस्त का स्टॉक है, जिस दिन आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी ना कितना स्टॉक था तेरे गोडाउन में, तो मिस्टर एक्स कहेगा मालिक 60 लाख का था। इंश्योरेंस कंपनी को मानना पड़ेगा, सर्वेयर को ऐसे ही मान लेगा, आंख बंद करके, वो ऐसे ही अपॉइंट हुआ है, वो कैलकुलेट नहीं करेगा। वो पूछेगा कहां से निकाला तूने 60 लाख, सर्वेयर पूछेगा। तो मालिक कहता है हमें मालूम नहीं रहेगा क्या मेरे पास कितना स्टॉक रहता है कि नहीं? ऐसा नहीं है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। किसके हिसाब से होता है? यानी हम कहां से कैलकुलेट करेंगे ये? बुक्स ऑफ अकाउंट से। और हमने तो अभी भी बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट पे आग नहीं लगती, वो नुकसान नहीं होता। अरे बताया तो, वो भी जल गया है, तो आपके पास तो अकाउंट्स की बुक्स भी नहीं है। अब मालिक कहेगा, मिस्टर एक्स कहेगा आप तो देखिए जल गया, हम तो कल ही देखे थे 60 लाख का स्टॉक है जाते जाते, और सुबह आग लग गई, अकाउंट्स बुक में भी आग लग गई, मान लो।
सर्वेयर कहेगा हम मानेंगे नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? यानी 20 अगस्त आपका साल कब से स्टार्ट होता है सर? 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट होता है और 20 अगस्त 22 तक आग लगी। यानी ये हमारा साल स्टार्ट हुआ, हम सोचे थे पूरा साल सही से चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ आग लग गई कब? 20 अगस्त को ही लग गई। मिस्टर एक्स बोलता है तो हमको अब इस पीरियड का बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग एंड रियल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ढंग से सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे किस डेट का सर? 1 अप्रैल 22 का ओपनिंग स्टॉक रखेंगे। डेटा मिल सकता है नहीं मिल सकता? मिल सकता है। कहां से मिल जाएगा? अरे हो सकता है आज की डेट में बहुत जगह आपके डेटा अवेलेबल रहते हैं। एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपसे हर महीने, आग आपके यहाँ लगी है मतलब मिस्टर एक्स के यहाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट में तो लग नहीं गई। अकाउंट्स बुक आपके यहाँ खत्म हुई है, ऐसा तो नहीं आपको लगता है अच्छा यहाँ भी लगे हैं तो वहां भी लग जाए? ऐसा तो है नहीं। वो वहां पर सेफ है। हाँ, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, वहां पर सेफ है अकाउंट्स बुक। तो हम लोग वहां से स्टॉक ले सकते हैं ना। जीएसटी डिपार्टमेंट हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सारी चीजें अब ऑनलाइन होने लगी है। और जो आदमी इंश्योरेंस करा रहा है वो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, लाखों का इंश्योरेंस करवाया होगा, तो इसका मतलब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अकाउंटेंट के पास हो सकता है बैकअप रखा हुआ हो, क्लाउड स्टोरेज रखा हुआ होगा दुनिया भर के। तो आज की डेट में ये सोचना कि हमारे पास अकाउंट्स नहीं है ना के बराबर है, ये भी थोड़ा गलत लगता है। आपका अकाउंट्स कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है अगर आप इस लेवल के बिजनेसमैन हो तो। ठीक है ना? तो ओपनिंग स्टॉक कई जगहों से मिल सकता है। पिछले साल का हमने पब्लिश्ड डेटा रहा होगा, जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो बुक्स में ये होगा आउटडेटेड चीजें, बहुत पुरानी पुरानी चीजें लिखी हैं कि पब्लिश डेटा रहता है, न्यूज़पेपर में डेटा पब्लिश हुआ था, कहीं डिपार्टमेंट में जाकर बैंक में जमा किया था, वहां से मिल जाएगा तमाम तरह से। तो वो तब का है जब हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या क्लाउड वगैरह सिस्टम नहीं था अकाउंटिंग का। अब चूंकि है, बैकअप रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ओपनिंग स्टॉक आपको पता चल सकता है, आपको परचेजेस पता चल सकता है। अब तो परचेज के डिपार्टमेंट में भी ज्यादा जा रहा है, अपलोड हो ही रहे हैं डिटेल्स, वहां से भी निकल सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट से। अलग से अगर आपने कहीं अकाउंट्स मेंटेन किए वहां से निकल सकता है। तो आपको परचेज रखना पड़ेगा इस पीरियड का, 1 अप्रैल से लेकर के 20 अगस्त तक का जो परचेज है, 1 अप्रैल से लेकर के 20 अगस्त तक का जो परचेज है वो रख लेंगे। यहां पर लिख लिया, हाँ या ना? और सेल इसी पीरियड का 1 अप्रैल से लेकर के 20 अगस्त तक का जो सेल होगा वो हम यहाँ रख लेंगे। और हमें मालूम है पिछले सालों के हिसाब से हम जीपी रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो जीपी निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो क्लोजिंग स्टॉक की तो होगा, 20 अगस्त को जो पड़ा होगा, नहीं होगा? तो ये परसेंटेज बेसिस पर जीपी निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा आपका एज ऑन द डेट ऑफ द फायर। हाँ या ना? जो क्लोजिंग स्टॉक होता है 20 अगस्त को जितना स्टॉक जला वो हमें सामने पता चल गया। क्या सारा स्टॉक जल जाता है? आग गोडाउन में लगी, हो सकता है कुछ स्टॉक मेरे एजेंट के पास पड़ा हुआ हो, ये क्लोजिंग स्टॉक है। गोडाउन में इतना स्टॉक पड़ा था, कुछ स्टॉक मेरे एजेंट के पास रहा होगा, कुछ स्टॉक मेरे घर पे रहा होगा, कुछ स्टॉक ट्रांजिट रहा होगा, रास्ते में रहा होगा। हाँ या ना? हो सकता है ना? कुछ स्टॉक सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पर रहा होगा। तो अगर आग मेरे गोडाउन में लगी है तो इन लोगों के यहाँ भी अपने आप लग जाएगी, यानी वो स्टॉक सेफ है। यानी हमारा जो है इतना स्टॉक माइनस कर दो, ये नुकसान नहीं हुआ। यानी नुकसान कहाँ हुआ? गोडाउन वाला। अब गोडाउन में आग लगी, क्या सारा स्टॉक जलकर खत्म हो जाता है? हो सकता है पानी वानी पड़ा हो, कुछ स्टॉक बच गया हो। तो ये तो कैलकुलेट हो गया स्टॉक गोडाउन में, इसमें से माइनस कर दो सैल्वेज वैल्यू, जितने का स्टॉक बच गया है। बोलो ना? तो ये हमारा लॉस आ जाता है, लॉस ऑफ स्टॉक। मान लो हमारे पास गोडाउन में पड़ा हुआ था 60 लाख का, कितने का? और सैल्वेज बच गया 5 लाख का, कितने का? तो इसका मतलब मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ था? 55 लाख। और हमने इंश्योरेंस कितने का लिया था? 50 लाख का। हाँ या ना? वापस पहुंच गए उस क्वेश्चन पे। अच्छा एक बात बताओ, हमको इंश्योरेंस लेना कितने रुपए का चाहिए था? हमको इंश्योरेंस लेना कितने रुपए का चाहिए था?
60 या 55? एटलीस्ट जितना हमारे पास गोडाउन में स्टॉक रहता है उतना तो इंश्योरेंस लेना चाहिए था। यानी वी शुड हैव टेकन इंश्योरेंस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक इक्वल टू ₹60 लाख। हाँ या ना? और हमने लिया कितने का? लेना कितने का चाहिए था? और हमने लिया कितने का? तो 60 लाख में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है। तो बेटा 55 लाख में कितने का? नहीं समझे मेरी बात? हाँ, मेरी बात समझे? हमने लेना कितना चाहिए था? हमने लिया कितना? 50 लाख। तो हमने कम इंश्योरेंस लिया है ना? कितना कम इंश्योरेंस लिया है उसका परसेंटेज निकाल लो। तो 50 डिवाइडेड बाई 60, सॉरी 50 डिवाइडेड बाई 60, सॉरी, कितना आया? 83%। हमने इंश्योरेंस जितना स्टॉक मेरे पास गोडाउन में रहता है उसका 83% ही हमने लिया है। जितना गोडाउन में रहता है, तो जितना नुकसान हुआ है उसका 83% ही लो। पूरा नुकसान हम कैसे मान लें? बोलो ना। पूरा नुकसान कैसे मान लें? तो हमें इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। अरे बात समझ में आई नहीं आई? बाकी जो नुकसान हुआ होगा, किसका नुकसान हुआ होगा? अनइंश्योर्ड स्टॉक का नुकसान हुआ होगा। और अनइंश्योर्ड स्टॉक को क्यों देने जाएगा इंश्योरेंस कंपनी? अनइंश्योर्ड स्टॉक को क्यों देने जाएगा इंश्योरेंस कंपनी? बात समझ में आई? आपके पास उस दिन 40 लाख का स्टॉक था, नुकसान हुआ आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कितने का? 40 लाख का। तो 60 लाख पर 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो 40 लाख पर कितने का? नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि जो स्टॉक हमने इंश्योरेंस कम किया है, 40 लाख का अगर स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसमें कुछ अनइंश्योर्ड भी तो होगा, नहीं होगा? जो स्टॉक जला सब इंश्योर्ड होगा क्या? अगर हमने इंश्योरेंस कम का लिया है, इसका मतलब कुछ पोर्शन अनइंश्योर्ड का है। तो अनइंश्योर्ड पोर्शन निकाल लो, उसका इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी पैसा आपको? अब बात समझ में आई? अच्छा, इसको हम लोग एवरेज क्लॉज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एवरेज क्लॉज के नाम से जानते हैं। देखेंगे, आएगा, चिंता ना करना। चल सकते हैं आगे? अच्छा, आग लगने के बाद मान लो 1 अप्रैल 2022 से 20 अगस्त 2022, ये डेट ऑफ फायर क्या है? 20 अगस्त। अब इसके बाद हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जितना नुकसान होना था वो 20 अगस्त को हो गया, उसके बाद तो कोई नुकसान नहीं है ना? है। अगले दिन सुबह सुबह आएंगे, सफाई करवाएंगे और हम काम स्टार्ट कर देंगे, क्यों? हाँ, क्या दिक्कत है? सब काला काला रहेगा, है कि नहीं? सब काला काला नजर आएगा, क्या करेंगे? रिपेयर करवाना पड़ेगा। और रिपेयर करवाने में 1 या 2 दिन लग सकता है। कितना लग सकता है? अरे महीनों लग सकते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अब ये 3 महीना मान लेते हैं बिजनेस मेरा यहाँ पर तो चौपट हो गया, क्योंकि फिर से रिपेयर कॉस्ट आएगी। हर चीज को सेट करना पड़ेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी, स्टॉक को रिप्लेस करवाना पड़ेगा, डेंटिंग पेंटिंग रिपेयर वो सब होगा, वो खर्चा होगा मेरा। और 3 महीना बिजनेस मेरा अफेक्टेड रहेगा। जब रिपेयर चलेगा तो हम बस बिजनेस तो कर नहीं पाएंगे। हाँ या ना? और अगर बिजनेस करेंगे भी तो उन 3 महीनों के लिए लिख देंगे अपनी दुकान के बाद, ये दुकान 10 दुकान आगे चली गई है कि नहीं? बाएं तरफ चली गई है, सामने चली गई है, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, जो भी है लिख देते हैं। और कस्टमर जब देखते हैं कि दुकान बगल में चली गई तो बगल में आ जाते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो दूसरे दुकान पे चले जाते हैं। कुछ लॉयल कस्टमर होते हैं तो 3 मंजिला ऊपर चढ़ करके भी आ जाएंगे, या 1 किलोमीटर दूर भी चले जाएंगे। लेकिन मेरा बिजनेस अफेक्टेड हुआ। और ऐसा तो है नहीं कि आग लग गई तो पड़ोसी कहेगा चल हम अपना दुकान बंद करें, तू मेरे यहाँ कर ले, इतना दया दिखा दे। कोई दया नहीं दिखाएगा उस मामले में। हमको रेंट पे करना पड़ेगा, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है। हाँ या ना? अगर बिजनेस इन 3 महीने में चलाना है तो मुझे एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा।
नहीं देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्टॉक मतलब कई सारे खर्चे देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा देना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा, ताकि हम बिजनेस को कुछ मेंटेन कर पाए, कुछ मेंटेन कर पाए, पूरा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो नुकसान होता है आग लगने के बाद से दूसरा नुकसान होता है, उसको हम कहते हैं डिसलोकेशन पीरियड। मान लो ये 3 महीने का है, अब इन 3 महीने में बिजनेस नहीं होगा, या होगा तो कम होगा, वो भी अगर कर पाए तो खर्चा बढ़ा करके कर पाएंगे। नहीं समझे? यहाँ तो करो ही मत, 3 महीना नुकसान झेल लो, या 3 महीना चाहते हो बिजनेस चले तो बगल वाली दुकान को किराए पर ले लेंगे, खर्चा एक्स्ट्रा करेंगे, हाँ या ना, उसके बाद हम उस दुकान को चलाएंगे, लेकिन उतनी सेल नहीं हो पाएगी जो मेरे दुकान पे होती थी, खर्चा बढ़ाने के बावजूद उतनी सेल नहीं कर पाएंगे, तो नुकसान तो हो रहा है, या तो हम करें ही ना। तो ये कहलाता है डिसलोकेशन पीरियड। क्या कहलाता है? और इस डिसलोकेशन पीरियड में हम इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग देते हैं। क्या देते हैं? और हमारा ये 3 महीना जब बिजनेस नुकसान हुआ है, तो हमें किस चीज का नुकसान हुआ है? बेसिकली किस चीज का नुकसान हुआ है? ये 3 महीना नुकसान किस चीज का हो रहा है? प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? सोचो, नाम भी अजीब है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस हो रहा है किसका? प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है। लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायदे का घाटा है कि नहीं? अच्छा, अगर ये लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो इसका इंश्योरेंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? इसका भी इंश्योरेंस होता है, ये अलग होता है, लॉस ऑफ स्टॉक से अलग होता है। यानी आपको तब दो इंश्योरेंस करवाने पड़ते हैं, एक लॉस ऑफ स्टॉक का अलग और लॉस ऑफ प्रॉफिट का अलग। लॉस ऑफ स्टॉक तो आपका 20 अगस्त जैसे ही आग लगकर बुझ गई, समझ लो जितना नुकसान होना था हो गया, दैट इज पास्ट, वो लॉस ऑफ स्टॉक है। अब आपका दूसरा नुकसान स्टार्ट होगा, कौन सा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब बात समझ में आई? अरे बोलो ना। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का अलग से कैलकुलेशन, ये दो लॉसेस होते हैं नॉर्मली, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ मशीनरी, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, जो इंडेमनिटी पीरियड होती है, इंडेमनिफाई पीरियड होता है, या तो डिसलोकेशन पीरियड हो 3 महीना, या जो पीरियड कवर्ड है इंश्योरेंस में उसमें लिखा हुआ हो कि हम 2 महीने का देंगे। क्या देंगे? जो भी लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा 2 महीने का वो देंगे। तो पीरियड कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस एंड द डिसलोकेशन पीरियड एक्चुअल विच एवर इज लेस, इंश्योरेंस कंपनी जो कम होगा उसी का तो कंपनसेशन करेगी, उससे ज्यादा का क्यों करेगी भाई? अगर 2 महीना कम है तो ठीक है 2 महीना। और डिसलोकेशन पीरियड 3 महीना है और 4 महीने का हमने इंश्योरेंस करवाया था, तो 3 महीने बाद बिजनेस तो नॉर्मल हो गया आपका, तो ले लो 3 महीने का नुकसान, तो जो दोनों में से कम हो। तो डिसलोकेशन पीरियड या पीरियड कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो दोनों में से कम होगा वो हमारा इंडेमनिफाई पीरियड कहलाएगा। क्लियर है? तो एक चीज तो समझ में आई इंश्योरेंस के लिए कि इंश्योरेंस हमारे लिए फायदे का सौदा होता है, हमको लेना चाहिए। हम जो यहाँ पर इंश्योरेंस पढ़ने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं, बेसिकली वो इंश्योरेंस कवर करने जा रहे हैं जो आग लगने से होता है हमारे बिजनेस को नुकसान। हम यहाँ लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम अदर देन लाइफ इंश्योरेंस की बात करने जा रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक की बात करने जा रहे हैं, लॉस ऑफ मशीनरीज की बात करने जा रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, और लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करने जा रहे हैं। ठीक। देखते हैं क्या है इसमें, चलें। कहता है हमारे पास जो स्टॉक है ना 1 जनवरी को ये है, और हमारे पास डेट ऑफ फायर क्या है? 10 मई 2022। अगर डेट ऑफ फायर ये है तो हमें लॉस ऑफ स्टॉक बताओ। तो हमें डेट ऑफ स्टॉक यही तो है, जितना आग इस दिन, जितना स्टॉक हमारे पास डेट ऑफ फायर के दिन अवेलेबल था उसी का तो कैलकुलेशन करना है।
हाँ या ना? तो हमें 10 मई का स्टॉक देखना है, और हम जो ईयर स्टार्ट करते हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। कब से स्टार्ट करते हैं? 1 जनवरी। यानी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर क्या रहता है? कैलेंडर ईयर रहता है। 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक चलता है। मानते हो इस चीज को? 10 मई 2022। यानी हमारे पास 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? हमारे पास परचेजेस रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए? अच्छा, ओपनिंग स्टॉक किस दिन का रहना चाहिए? 1 मई का। और क्लोजिंग स्टॉक किस दिन का हो जाएगा? 10 मई, जिस दिन आग लगी। अरे बोलो ना। स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। पक्का? और बाई सेल्स। हमें अगर ये डेटा मिल जाए, कौन कौन से डेटा मिल जाए? हमें अगर ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो हम जीपी निकाल सकते हैं ना? कैसे निकालेंगे जीपी? पास्ट ईयर्स के डेटा के बेसिस पर, पिछले सालों के हिसाब से। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर यही तो बचेगा। हम डायरेक्ट तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें एक बार पता चल जाए ओपनिंग स्टॉक कितना था और इतने महीनों में हमने इतना खरीदा था, इतना बेच दिया था, इतना हम नॉर्मल प्रॉफिट कमाते ही कमाते हैं, तो बाकी जो बचा क्लोजिंग स्टॉक, क्या ये एक्यूरेट फिगर है या नहीं? नहीं। ये एक एस्टिमेटेड फिगर होती है नॉर्मली। जब हमारे पास एक्चुअल स्टॉक का डेटा है ही नहीं, जल करके खाक हो गया, तो जो भी कैलकुलेट होगा वो एस्टिमेशन के बेसिस पर होगा। तो ये जो निकलता है ये एस्टिमेशन के बेसिस पर होता है। हम लोग डिफरेंट सोर्सेस से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। समझ में आया कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करना है? अच्छा, जरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 1 जनवरी 2021 को स्टॉक था 5 लाख का, 21 को। ओ यानी पिछले साल के भी ओपनिंग को बता रहा है। 31 दिसंबर 2021 पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक बता रहा है। बोलो, कितना बता रहा है? 5 लाख का स्टॉक बता रहा है। वो भी 1121 को बता रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है 1122 को स्टॉक 5 लाख है, ओपनिंग भी उतना, क्लोजिंग भी उतना। तो हमारा बाई क्लोजिंग स्टॉक, यही क्लोजिंग स्टॉक तो अगले साल क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो 1122 को 5 लाख बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 31 दिसंबर को भी 5 ही लाख रहा होगा। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो 31 दिसंबर 2021 हो गया। अच्छा, जरा बताओ, सेल्स परचेजेस कितना दिया हुआ है? 21 का, पिछले साल का परचेज दिया, इस साल का परचेज नहीं दिया है। किस कब का दिया है? पिछले साल का। कितना है परचेज? 15 लाख। तो हमने यहां पर लिख दिया परचेजेस पिछले साल का 15 लाख। ये 21 का। अच्छा, परचेज टिल द डेट ऑफ फायर कितना दिया हुआ है? 6 लाख। तो यानी कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, आग लगने की डेट तक 6 लाख का हमारा परचेज हुआ है अभी तक का। ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया होगा सर्वेयर ने। अच्छा, 20 लाख का सेल है पिछले साल का, तो पिछले साल वाले में नोट कर लें। बाई सेल कितना है? 20। अच्छा भाई, और क्या बचा? सेल है टिल द डेट ऑफ फायर कितना? 3 लाख। तो हम यहां लिख देंगे बाई सेल 3 लाख। अब जरा देख, कुछ बचा? नहीं। हमारे पास ये सारे डेटा आ गए। यहां दो चीजें मिसिंग हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकाल सकते हैं? पिछले साल के डेटा से नहीं निकाल सकते। तो नॉर्मली हमें पिछले साल का डेटा दिया रहता है ताकि आप जीपी निकाल सकें नॉर्मली। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना आया? 8 लाख 20। 5 लाख आ रहा है ना?
20 में से 20, 20 में से 25 में से 20 या 5 लाख। अच्छा, जीपी रेशियो कितना हो जाएगा बता सकते हो? 5 लाख है 20 लाख पर, तो 100 पर कितना होगा? 25%। हाँ या ना? और यही जीपी हम यहां पर प्लेस कर सकते नहीं कर सकते? तो 3 लाख का 25% कितना आ जाएगा? 75,000। हमारे पास टोटल हो गया 1175 यहां का। जरा देखो तो माइनस करके बताओ कितना आया? 875। अरे बोलो ना। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। नहीं, हमारा नुकसान कितना हुआ? 875। हमने इंश्योरेंस कितने का ले रखा था? 5 लाख। बोलो, तो हमें पैसा कितना मिलेगा? 5 लाख। स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, 8,75,000। एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन कितने का? कंपनसेशन कितना मिलेगा? टू बी क्लेम। कितना क्लेम करेंगे हम? 5 लाख। बात खत्म। अब इसमें से सैलरीज वगैरह हमें डिटेल नहीं दिया, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए। बात खत्म। दिस इज योर आंसर। नोट करना है। हमें एक चीज तो समझ में आई कि हमें पिछले साल का डेटा दिया है, बेसिकली अभी इस क्वेश्चन में वो जीपी निकालने के लिए। सर, हो सकता है जीपी हर साल का सेम ना रहता हो। जीपी हर साल का सेम कैसे करेंगे? देखेंगे उसको। नोट करो। तबीयत ठीक नहीं है क्या इसकी? नोट कर लो इसको। हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। खुद करेंगे इसको आप लोग? करो, 2 मिनट देते हैं। हो जाएगा नहीं होगा?
हम करें? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एवरेज स्टॉक दिया है हमें, ना ओपनिंग स्टॉक मालूम है ना क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, लेकिन इतना मालूम है क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 लेस देन ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, परचेज लास्ट ईयर का दिया है, सेल लास्ट ईयर का दिया है, डेट ऑफ फायर हमारे पास ये है, परचेजेस अप टू द डेट ऑफ फायर एंड सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर। चलो, ये है 2021 का, ये है 2021 का, ये है 1 जनवरी 22 से लेकर किस डेट में आग लगी है? 10 नवंबर 22 को। ये है ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा देखो डेटा कैसे फिल करना है। हमें परचेज दिया है लास्ट ईयर का कितना? 8 लाख। तो हमने यहां लिख दिया परचेजेस लास्ट ईयर में। हमें दिया हुआ है सेल 12 लाख का लास्ट ईयर का, बोलो। तो हमने 22 सेल लिख दिया लास्ट ईयर में 12 लाख। अच्छा और क्या दिया है? परचेजेस अप टू द डेट ऑफ फायर 9 लाख का, तो 9 लाख लिख दिया परचेजेस अप टू द डेट ऑफ फायर। और क्या दिया है? 14 लाख का सेल अप टू द डेट ऑफ फायर, लिख दिया 14 लाख। बोलो। हमारे पास अब जो दिया है वो दिया है 2021 का एवरेज स्टॉक। इधर देखो, एवरेज स्टॉक कितना दिया है? 2 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। और एवरेज स्टॉक दिया है 1 लाख, इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, कोई एक हिंट भी तो दिया था साथ में, कह रहा क्लोजिंग स्टॉक कम है ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग स्टॉक अगर हम एक्स रख दें तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स माइनस 20,000। नहीं सर, थोड़ा उल्टा कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक एक्स रख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक एक्स प्लस 20,000 रख दीजिए, बात तो वही पड़ी। दोनों में से जो समझ में आया रख सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे। ठीक, कितना आ जाएगा ये? 2 लाख। तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 20,000 इक्वल टू 2 लाख। 2x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू, और x हमने माना किसका था? क्लोजिंग माना था। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया 90,000। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 लाख था। तो अब मान लेते हैं, चलो सीधे रख दो, यहीं पर रख दो। तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा x प्लस 20,000। बोलो ना, 20,000 ज्यादा होगा, तो 90 प्लस 20 कितना आ जाएगा? तो 110 हमारा ओपनिंग है, 90 क्लोजिंग। तो यहां लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। देखो इधर कहाँ लिखेंगे? 110 ओपनिंग है और यहां का क्लोजिंग है, गलत कॉलम में मत चले जाना, 90 यहाँ का। और जो यहाँ 90 क्लोजिंग होगा वही अगले साल यहाँ 90,000 आ जाएगा। पक्का?
अब देखो 2021 का डेटा पूरा हो गया, तो हम जीपी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो 2,10,000, नहीं 12,90,000। तो जीपी कितना आ गया? 990, 9,10,000, 380। हाँ आ गया 380। अब जीपी रेशियो निकालना हो, जीपी रेशियो 2021 में लिखूंगा। किस साल का निकाल रहे हैं? लास्ट ईयर का। तो 3,80,000 का प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए की सेल पर? 12 लाख। तो 100 पर कितना? 66। ये आ गया। Now we don't have any given any information regarding 2022 whether the GP ratio would be the same or not, or there would be any fluctuation or not. If nothing is given in the question, then we can assume that the rate of GP shall be same. तो हमारा ये सेम रहेगा। जीपी इसके लिए कितना हो जाएगा? 14 लाख का। 31.66% कितना आया? ओके। अब जरा टोटल करो और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो। 14, 35, 36, 35,240। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नोट कर लो जल्दी से। हो गया? समझ में आया? सिंपल था। यानी अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन देखे वो किस पर हैं? लॉस ऑफ स्टॉक पर। लॉस ऑफ प्रॉफिट पर तो अभी हम गए ही नहीं हैं। मशीनरी के लॉस पर तो अभी हम गए ही नहीं हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लॉस ऑफ स्टॉक। इस डेट के बाद से जो कैलकुलेशन होगा, इस डेट के बाद से ये जो डेट है 10 नवंबर 2022, डिसलोकेशन पीरियड का, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी हम वहां पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो आराम से निकल जाएगा। ये तो तुम लोग खुद ही निकाल लोगे। जीपी रेशियो बताओ तो जल्दी से बताओ, 1 मिनट लो, जल्दी लो। हाँ कितना आया? नहीं नहीं, आंसर बताओ, रेशियो बताओ, जीपी रेशियो। मेरा तो आ गया 38.33, बिल्कुल ठीक है। निकाल लोगे? ये आंसर है। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है ना? आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। थोड़ा नया आया, देखते हैं क्या है। सेल्स दिया है 8 लाख, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है इसमें। सेल्स दिया है 8 लाख, दें 1 मिनट, करोगे? करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो। मैं वही कर रहा था, मैं बता दूं।
आने दो। इसमें दिया है, जो हमने बताया था लास्ट टाइम तुम लोग को कॉस्टिंग वगैरह में अभी पढ़ाया होगा, तो ये टाइम्स में दिया है। और मैंने कहा था दो तरह से निकलता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पीरियड में भी निकलता है और टाइम्स में भी निकलता है। चलो फिलहाल तुम जो बता रहे हो उल्टा बता रहे हो। अब मैं बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 4 देखो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही है, आने दो। हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। चलो हम एक काम करते हैं। 2 मिनट लगेगा, टफ नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, जो जो डेटा दिया है पहले उसको फिल कर देते हैं। सेल्स दिया है 8 लाख, तो हमने लिख दिया बाई सेल्स 8 लाख। हमसे कहता है क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। अरे बोलो ना। कहता है जीपी रेशियो 20% ऑफ सेल्स, तो यहां पर जीपी निकला कितना? 20%, इसका मतलब 1,60,000। सेल पर सीधे सीधे निकल जाएगा। कहता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। हमने इसका फॉर्मूला नहीं भी बताया है वैसे। और मैंने कहा था रेशियो एनालिसिस में डिटेल में हम लोग सीखेंगे स्टॉक टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर, हाँ या ना, लेबर टर्नओवर। तो स्टॉक कॉस्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये टाइम्स में आंसर देता है। कितना टाइम्स दिया है? 5 टाइम्स। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सेल्स माइनस जीपी भी लिख सकते हो। सेल्स माइनस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल टू 5। सेल्स कितना है? 8। और जीपी कितना है? 160 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल टू 5। हम बोल सकते हैं 5 इंटू एवरेज स्टॉक इक्वल टू 6,40,000। तो इसका मतलब एवरेज स्टॉक इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ये आ रहा है। अच्छा, एवरेज स्टॉक निकल गया, और एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 128। यही तो निकला एवरेज स्टॉक। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 256। अच्छा, कुछ हिंट दिया था क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक 10% ज्यादा है ओपनिंग से, तो 10% ज्यादा है, तो अगर इसको हम एक्स रख देते हैं, इसको 1.1x रखेंगे। 10% ज्यादा है। अरे अगर इसको 100 रखेंगे तो उसको 110 रखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 10% ज्यादा है, तो अगर ये 1x है तो इसका 10% और जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इक्वल टू 2,56,000। तो ये हो जाएगा 2.1x इक्वल टू 2,56,000। एक्स इक्वल टू, यानी ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? ठीक, 905 कर दें। अच्छा, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1.1x, यानी 1.1 121 905 था। चलो बताओ कितना है? 1,34,000। हाँ, तो एक चौं 1,34,095 आंसर आ गया। ओपनिंग स्टॉक बता सकते हो? बताया था 121 समथिंग था।
1,21,905। परचेजेस आराम से आ जाएगा, निकाल लो। ठीक है। माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, 10 रुपए से नहीं बढ़ाना है, 10% से बढ़ाना है। वो पिछले क्वेश्चन में था कि 20,000 ज्यादा था, यहाँ परसेंटेज में बढ़ाना है। 10 रुपए से नहीं बढ़ाना है, तो x+10 नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जो कह रही हो सही है, वो भी हम कर देते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको ना लिख करके, x+10% ऑफ x। हाँ, तो गया 1.1x। ठीक है ना? अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलें। A fire occurred in the premises of Mr. X on 15th of June. तो डेट ऑफ फायर इज गिवन 15 जून 2022। बोलो। एंड अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड। स्टॉक नुकसान हो गया। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सेव्ड, ओके, सैल्वेज कितना दिया है? बुक्स डिस्क्लोज्ड, ये डिस्क्लोज वो डिसलोकेशन पीरियड नहीं है, डिस्क्लोज यानी बुक शो करती हैं कि 1/4/22 को हमारे पास जो स्टॉक था वो 45,000 का था, और जो परचेज किया गया था टिल द डेट ऑफ फायर, तो 1/4/22 से लेकर 15 जून 22 डेट ऑफ फायर तक जो परचेज किया गया था वो 1,25,000 था। और इसी पीरियड का जो सेल्स है वो कितना है? 180। और इन्वेस्टिगेशन पर यह पाया गया कि एवरेज जीपी रेशियो 30% है। कितना है? हमें ये भी दिया है। हमें एक स्टेटमेंट बनाकर बताओ कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना स्टॉक के लिए क्लेम करना चाहिए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेडिंग अकाउंट 10 जून को आग लगी है, 15 जून को। तो 1 अप्रैल 22 से लेकर 15 जून 2020 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस बाय क्लोजिंग सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमें यही निकलना है, क्लोजिंग स्टॉक किस दिन का? 15 जून का निकालना है, बोलो ना। और यहाँ जीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, पिछले 5 सालों का एवरेज जीपी कितना चल रहा है? तो कह रहा है स्टॉक है 45 का, परचेजेस है 125 और 180 सेल। तो अगर 180 है, 30% 54,000 होगा। क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकल आएगा? नहीं निकल आएगा। 44,000। हम तेज आदमी हैं। अरे सीधा हिसाब है, ये कितना है? 170। ये कितना है? 180। 10 यहाँ बचा, माइनस कर दो, 44। उसको आदत नहीं, लत बोलते हैं। कौन सा गाना था लत पर?
जरा देखो, सैलवेज कितना है स्टॉक का, जरा बता सकते हो? 4,000 बच गया, तो टोटल स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर 44,000 माइनस सैलवेज वैल्यू ऑफ स्टॉक जो बच गया आग लगने से 4,000। इसको हम कहते हैं ग्रॉस क्लेम, क्या देते हैं? दिस इज योर आंसर, इतना हम क्लेम करेंगे। चलें आगे, क्वेश्चन। हो गया ये लोग। कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ हम बढ़िया चाहते हैं, तो बेसिक फालतू के क्वेश्चन थे नहीं। ये आज का सेशन बेसिकली हमको पूरा चैप्टर क्लियर करना था लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। अब सारे बेसिक्स चीजें हो गई, अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे, ठीक है? देखो कहता क्या है, परचेज किया है, सॉरी, 15 जून को आग लगी है, तो डेट ऑफ फायर है 15 जून को। हम यहाँ समरी बनाते जा रहे हैं। डेट ऑफ फायर क्या है? फायर का क्या वो डायलॉग कौन सा था? पुष्पा, ये फ्लावर नहीं, फायर है। और उसने कौन सा एक्टिंग किया था? अल्लू अर्जुन कौन सा एक्टिंग किया था जो फेमस हुई? नहीं, वो चलने। चला देखो, देखिए मूवी देखे थे ये, अच्छी थी। हमने नहीं देखी, हम 10 मिनट देखे, हम समझ गए क्या भागा है। हैं? 15-20 मिनट देखे होंगे, उस पर छोड़ दी। देखो इधर, स्टॉक एट कॉस्ट, ये देखो ना, हमें 15 जून का है, हमें ये तो समझ में आ रहा है हमारा ईयर कौन सा होता है, कैलेंडर ईयर होता है डेटा से। तो हमारा ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 22 से 15 जून 22। इसका मतलब हमें अगर डेटा दिया है 1121, तो पिछले साल का दिया है, ये भी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। परचेज और लेस रिटर्न पिछले साल का ही है, वेजेस भी पिछले साल का है, सेल्स लेस रिटर्न। ये एक मिनट, नहीं नहीं, ये 2021 है, ठीक है। अच्छा, ये भी पिछले साल का, परचेज इस साल का डेट ऑफ फायर तक, सेल्स इस साल का डेट ऑफ फायर तक, और वेजेस इस साल का डेट ऑफ फायर तक। ग्रॉस प्रॉफिट रिमाइंड एट अ यूनिफॉर्म रेट, पिछले साल का ही जो जीपी चल रहा है वही इस साल कॉपी करना है। द स्टॉक सैलवेज इतना, एंड दे रिटेन्ड एट ग्रीन लिमिटेड, द गोडाउन वाज इंश्योर्ड एंड शो द अमाउंट ऑफ क्लेम। दैट्स इट। सॉल्यूशन 6 है। दोनों एक ही में बना दे रहे हैं। बताओ, वो था 2021 का, और ये है 1 जनवरी 22 से लेकर डेट ऑफ फायर क्या है? 15 जून 22। चलो, यहां लिखेंगे हम लोग क्या, बताते जाओ। ओपनिंग स्टॉक, इसमें क्या लिखेंगे?
वेजेस भी था ना। इसके बाद ये क्या आ जाएगा? हाँ भाई, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा। 1/1/2021 को 60,000 है। क्लोजिंग स्टॉक दिया 84,000। तो जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बहुत बढ़िया। 5,08,000 का परचेज लेस रिटर्न है फॉर द ईयर, तो लास्ट ईयर का बता रहा होगा। वेजेस 20,000 का ईयर का है। और सेल्स लेस रिटर्न कितना है? 7,20,000। आगे कहता है 180 परचेज इस समय का है टिल द डेट ऑफ फायर, और 246 है इस साल का टिल द डेट ऑफ फायर। वेजेस है 16,200 टिल द डेट ऑफ फायर। बस ना। अच्छा, जीपी रेशियो निकाल सकते हो? जीपी आया कितना? 2,16,000। कितना परसेंटेज होता है? 30%। तो इस साल का जीपी निकालो 246 का 30%। 73,800। अच्छा, टोटल करके माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक निकालो, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तेज नहीं ना भाग रहे? पता। हाँ, 1,08,000। अच्छा, 600 भी है? नहीं आएगा। नहीं आएगा। एग्जैक्ट आएगा 1,08,000। चलो, स्टॉक सेल्वेज है 7,200 का। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज स्टॉक 7,200। तो ग्रॉस क्लेम कितना हो जाएगा? 1,08,000। बहुत ही टफ चैप्टर है ना? अभी तक तो इजी है, और इजी ही रहेगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो इजी ही रहेगा। नोट करो। थोड़ा जल्दी करना होगा। मैं कुछ कहानी बताना चाहता हूँ ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आगे बढ़ें तो वो चीज दिमाग में सेट रहे कहीं ना कहीं। हल्का सा 5 मिनट। हमें आपको कहानी बतानी है। बेसिकली बच्चे खूब लॉस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के टेंशन में रहते हैं और रट्टा मारते हैं सिस्टम। है क्या? कोई भी चीज बहुत ही सिस्टमेटिक चलती है, कंसेप्ट बेस पर चलती है। जैसे तुम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक का देखा, दैट इज योर कंसेप्चुअल बेस्ड। इन द सेम वे वी आर नीड टू डू विद लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ा रहे हैं, बट लेकिन नेक्स्ट सेशन में पहले हम लॉस ऑफ स्टॉक पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इसलिए बता रहे हैं ताकि कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए। अब लॉस ऑफ स्टॉक में मैंने आप लॉस ऑफ प्रॉफिट में मैंने आपको बताया, जब स्टॉक की डेट ऑफ फायर निकल जाती है, उस डेट के बाद का पोस्ट इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ फायर जो होता है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। जितने समय के लिए हमारा बिजनेस डिसलोकेशन पीरियड में होगा या पॉलिसी कवर्ड, जो दोनों में से कम हो, वो हमारा इंडemnify पीरियड कहलाता है। उतने पीरियड के लिए हमको क्या देगी? इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली
इतने महीने, मान लो ये 3 महीने हैं जो हमारा बिजनेस अफेक्टेड रहा, इन 3 महीनों में सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारी कितनी सेल हो सकती थी। What the amount of sale could have been done during these 3 months डिसलोकेशन पीरियड में। कितनी सेल हो सकती थी? सर हवा हवाई चलेगा? नहीं, नहीं। इसको हम लोग नाम देते हैं, जो मैंने इतना बड़ा सेंटेंस बोला उसको हम एक नाम देते हैं स्टैंडर्ड सेल। क्या नाम देते हैं? नाम देखो, स्टैंडर्ड सेल। हमारा बिजनेस अफेक्टेड रहा 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022, मान लीजिए 3 महीना, ये डिसलोकेशन पीरियड है, मान लेते हैं। ये डेट ऑफ फायर के बाद का डेट है और बिजनेस हमारा अफेक्टेड रहा 30 जून 2022 तक, ये हमारा डिसलोकेशन पीरियड है। इन 3 महीने में हम कितनी सेल कर सकते थे? तो हमने मालिक से पूछा, मैं सर्वेयर हूं, कितनी सेल कर सकते थे? उसने कहा 50 करोड़। कितना? अरे, मैंने कहा पिछले साल का जरा बैलेंस शीट लाओ, तो उसमें था 50 लाख का सेल। तो मैंने कहा तेरा तो बेटा पिछले साल 50 लाख का सेल था, ये तू 50, मैंने कसम खाई हुई थी इस साल 50 करोड़ से कम तो सेल करूंगा नहीं 3 महीने में। क्या मान लेगा सर्वेयर? ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट ही विल कैलकुलेट। हाँ, यहाँ हवा हवाई बातें नहीं होंगी। कैसे कैलकुलेट करेगा? एस्टिमेट करना है, कैसे करेगा एस्टिमेट? इसी समय पिछले साल कितनी सेल की, इसी समय इन्हीं 3 महीनों में। सर इन्हीं 3 महीनों को क्यों ले रहे हैं आप? जस्ट पीछे के 3 महीने ले लीजिए। अरे हर बिजनेस का सीजन होता है। अब किसी के यहाँ आग लगी ठंडी के महीने में, कपड़े की दुकान थी तो वूलन क्लोथ नुकसान हुआ होगा। अब उसके जस्ट पहले समर सीजन था, तो समर सीजन का तो स्टॉक कैलकुलेट नहीं ना करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? समर सीजन का सेल कुछ और होता है, विंटर सीजन का सेल बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है दोनों में। क्यों? तो उसके लिए हमको उसी 3 महीने का, पिछले साल का 3 महीने का सेल उठाना पड़ेगा। यानी इसी समय का 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 का सेल उठाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा हर बार ग्रोथ कितनी होती है सेल। 5%, 10%, 20%, 22%, पता चल जाएगा। हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो हमें लगता है इस तरह का बिजनेस हर साल 10% से बढ़ रहा है। या इस पर्सन का, जिसका डूबा है बिजनेस, खराब हुआ है, उसका हर साल 10% का ग्रोथ दे रहा था, तो हम एडजस्टमेंट कर देते हैं सेल में। यानी अगर हर साल 10%, तो पिछले साल जितनी सेल हुई होगी इस साल उससे 10% ज्यादा होती। अब बात समझ में आई? इसको हम नाम देते हैं क्या? अगर ये एडजस्टमेंट कर दिया तो नाम आ जाता है स्टैंडर्ड सेल, कि इस समय हो सकता था 3 महीने में हो। अगर इसी स्टैंडर्ड सेल में से एक्चुअल सेल माइनस कर दें इसी लॉस वाले समय में, आपको किस चीज का नुकसान हुआ है? प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। क्यों प्रॉफिट का नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि सेल कम हुई। कितनी सेल कम हुई? यही कहलाती है शॉर्ट सेल। क्या कहलाती है? इतना कर सकते थे, इतना ही कर पाए। इतना कर सकते थे ट्रेंड के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में इतना ही कर पाए, तो हमारा नुकसान हो गया इतना। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेल। इस शॉर्ट सेल में अगर हम जीपी रेशियो का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा ना? लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। मेरी बात समझ गए? ये वो जीपी नहीं है जो तुम लोग जानते हो, ये कोई और जीपी है। ठीक है, देखा जाएगा, टेंशन ना लेना। अब अगर लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है तो क्या केवल हमने प्रॉफिट का ही नुकसान किया है? मैंने कहा इस प्रॉफिट को पकड़ने के चक्कर में ना, इस प्रॉफिट को पकड़ने के चक्कर में ना, ये जो एक्चुअल सेल से हमें कुछ प्रॉफिट हुआ होगा ना, नहीं हुआ होगा? इसको पकड़ने के चक्कर में ना, इस प्रॉफिट को बनाने के चक्कर में ना, हमने कुछ खर्चा कर दिया। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। बिना खर्चा बढ़ाए मेरा ये सेल नहीं हुआ होता, तो मेरा तो ये नुकसान प्रॉफिट का हुआ हुआ, एक और चीज का नुकसान हो गया, वो नहीं देगी क्या इंश्योरेंस कंपनी? टोटल मेरा प्रॉफिट का नुकसान क्या है? यहाँ तो खर्चा बढ़ रहा हो उससे प्रॉफिट का नुकसान हो, यहाँ सेल कम हो रहा हो उससे प्रॉफिट का नुकसान हो, यहाँ सेल कम भी हो रहा है और खर्चा बढ़ भी रहा है।
मेरी बात समझना। तो ये कम सेल होने का इतना नुकसान प्लस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का नुकसान। अरे बोलो ना। अब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जब कैलकुलेट करेंगे, वो इन तीन में से जो सबसे कम होगा ना वही लेंगे। इन तीन में से जो सबसे कम होगा ना उसी को यहां ले लेंगे। अरे बोलो ना। ये हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट है। अभी पूरा नहीं हुआ, जरा देखो। सेम पिछले साल की सेल कितनी थी, उसमें एडजस्टमेंट कर देंगे, इतनी हो सकती थी सेल इस साल की ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड, इतनी ही सेल हुई है हमारा शॉर्ट सेल। जीपी रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने कहा ये वो रेशियो नहीं है जो तुम लोग जानते हो, देखेंगे बाद में, ये नीचे लिखा हुआ है कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हम नहीं जा रहे उस पर। हाँ या ना। अब जो भी लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आया इसमें इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ऐड कर लो तो ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन तीन में से जो सबसे कम होगा उसको ले लेते हैं। अरे बोलो ना। लोअर ऑफ द फॉलोइंग। नहीं समझ में आई बात। ये हमारा आ गया ग्रॉस क्लेम। अच्छा, कुछ खर्चे होते हैं जिसको हम कहते हैं इंश्योर्ड खर्चे, अनइंश्योर्ड खर्चे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखेंगे क्या होते हैं, वो अभी हमने नहीं देखा। इसको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आता है ग्रॉस क्लेम। क्या आता है? पैसा इतना नहीं मिलेगा, ये टोटल नुकसान है आपका, पैसा इतना मिलना। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम कल बताएंगे। ये एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद एवरेज क्लॉज, ये दो चीजें और ऐड करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट सेल की बात करेंगे कि शॉर्ट सेल कितना हुआ। शॉर्ट सेल के लिए इतना हो सकता था, इतना हुआ, इतना हमारा शॉर्ट सेल है, इनटू जीपी रेशियो, ये लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। और खर्चा भी तो किया है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन तीन में से जो सबसे कम हो। अब आ गया ग्रॉस क्लेम। हाँ, इसमें कुछ पैसा बच जाता है, सेविंग स्टैंडिंग चार्जेस माइनस कर दो। अब ये क्लेम कर सकते हैं, ये हम क्लेम कर सकते हैं। मेरी बात समझना, इतना हम क्लेम करेंगे। लेकिन जरा एक बात बताओ, कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए था वो तो बताओ। जैसे स्टॉक में अगर मेरे पास 50 लाख का स्टॉक आता है एज ऑन द डेट ऑफ फायर, तो हमको 50 लाख का तो कम कम से इंश्योरेंस लेना था ना। अगर हमने उससे कम लिया है तो पैसा कम मिलेगा ना। तो इसी तरह उसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि हमको इंश्योरेंस लेना कितने का चाहिए था और आपने लिया कितने का, तो इतने क्लेम में कितना मिलेगा। अरे वही एवरेज क्लॉज, कहानी सेम, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। मजा आएगा, सबसे ज्यादा मजा तुम लोग को इसी में ही आएगा, शॉर्ट सेल वगैरह कैलकुलेट करने में। ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा लॉस ऑफ स्टॉक हम लोग खत्म कर दें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू बच्चों।